किसी भी काम में, किसी भी काम में, पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कंसिस्टेंसी। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट बात कहा है कि जब बच्चा 18-19 साल का सब सर के पास आता है, सर टीचर जब उसके कंधे पे हाथ रखता है वो हीरो बन जाता है। और यही काम अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ करें बचपन से, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चा की बिलीफ सिस्टम डाउन होगा या कॉन्फिडेंस डाउन होगा। हमारी टीम सबसे ज्यादा स्टेबल है बिलासपुर शहर में। पहला रीजन तो आपका नाम ही है। नहीं, हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं। सबसे पहला रीजन तो आपको बता दिया, हमारी टीम ही सबसे ज्यादा स्टेबल है पूरे शहर में। ये तो मैं ऑन कैमरा ये बात बोल सकता हूँ कि जंग जितनी बड़ी हो, लक्ष्य जितने बड़े हो, उसकी तैयारियां उतने पहले से अगर आप शुरू कर देंगे तो बच्चे पे मानसिक दबाव भी कम पड़ेगा और वो बेहतर रिजल्ट, जैसा सर ने बताया, उसको सामने ला पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। और इस स्पेस में हम जनरली डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और हमारे बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं वो अपने फील्ड में लीजेंड्स होते हैं और हम उनको अपने फील्ड के बारे में बात करते हैं। हम लेके ये देखते हैं कि मेंटल हेल्थ किस तरह से उनके फील्ड में काम करता है। और इसी सीरीज के दौरान आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज ये आज के युवा से संबंधित है और ये टीचिंग प्रोफेशन में है, पिछले 11 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में है और आपने नाम सुना ही ऑक्सीडेशन क्लासेस, ये इनके डायरेक्टर हैं। तो मैं पहले अपने गेस्ट को वेलकम करता हूँ। सर अरविंद सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। आज हम बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ आज के बच्चों में, युवा पीढ़ी में जो नीट जेईई की तैयारी करते हैं, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इम्पैक्ट करता है। बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा है और हर दूसरे इंसान में स्ट्रेस लेवल्स है। स्पेशली जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करते हैं उनमें तो स्ट्रेस लेवल्स की बात ही नहीं। और हमारे जो गेस्ट हैं वो दिन एवरी डे he comes across such people, such students and he is dealing with them. So आज अगर आप एक पिता हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इस मेंटल हेल्थ के इंसाइट्स को जानेंगे सर के थ्रू, बिकॉज दिस इज वी आर गोइंग टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। सो सर, सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप हमारे दर्शकों को बताएं आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके फैमिली कहाँ से रहे, पढ़ाई कहाँ से। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मेरी 12th की पढ़ाई बिहार से हुई है, बिहार में गया जिले से। और उसके बाद हमारी कॉलेज का जो 4 सालों का जो फेस होता है वो बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और उसके बाद यहीं पे हम लोग 3rd ईयर से ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे जी। और उसी चीज़ को हम लोग अभी तक जारी रखे हैं। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग दुनिया के विकास का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आज अनसंग हीरो में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। यूजुअली एक कोई पॉडकास्ट लेते हैं और 2 लोग या 1 लोग देते हैं, तो आज मैं सर के साथ प्लान किया कि हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं कि 2 लोग मिलकर एक व्यक्ति का पॉडकास्ट लेते हैं। और ऐसे में एक ऐसे शख्स की आवश्यकता होती है जो इस दबाव को, इसको आनंद के साथ ले सके। तो अरविंद सर, मेरे ख्याल से आप 150-200 अजीब नटखट बच्चों को तो आप रोज झेलते हैं, तो हम 2 को तो आप झेल लेंगे। आप लोग दोनों को झेलना, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, मैं उपलब्धि की बात करूं कि भारत में बहुत असंख्य कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन एक सिंबल है कि जहां पे आपको एजुकेशन के साथ साथ संस्कार का भी निर्माण होता है। ठीक है, शिक्षा को लेके, संस्थानों की महानता को लेके, शिक्षकों की महानता को लेकर के बात होती है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, क्योंकि मेरे परिवार के 2 बच्चे सर के आशीर्वाद से, सर के डिसिप्लिन से एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनने की राह पे है, तो एक कवि की बड़ी खूबसूरत कविता को सर के साथ, अरविंद सर के साथ जोड़ते हुए और ऑक्सीडेशन की सफलता के साथ जोड़ते हुए कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने ना जाने कितने बच्चों को संस्कारित करके कैरियर की राह में लगाया, तो अपने बातचीत की शुरुआत इन 2 लाइनों के साथ करता हूँ। सर, आपको डेडिकेट करता हूँ ऑक्सीडेशन को लेकर के। कोरे कागज पर चित्र बनाना आपको आता है, श्याम श्वेत पर रंग चढ़ाना आपको आता है, जब एक नन्हा सा जीवन
हम आपको देते हैं, जब एक नन्हा सा जीवन हम आपको देते हैं, उसे सुंदर इंसान बनाना आपको आता है। वाह, आपको क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके एहसानमंद हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक और पूरी दुनिया त्रस्त है, माँ बाप भी त्रस्त हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा कहना नहीं मानता, मानव अधिकार चीख चीख के काम कर रहा है। अरविंद सर के ऊपर कोई मानव अधिकार लागू नहीं होता क्या? कुटाई पिटाई जारी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मानवाधिकार लागू होता है नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को आप प्यार सर और डांट समाट, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ दीजिएगा तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। जी, जैसे हम लोग बच्चों को थोड़ा बहुत डांटते भी हैं, डांटने के बाद आप पता किए होंगे, आपका बच्चा तो पढ़ ही रहा है और ऋषभ भी पढ़ा है, तो डांटने के 1 आध घंटे बाद हम लोग समोसे वगैरह भी खिलाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कि उनके साथ एक जो उनकी जो एक्टिविटी होती है, बच्चों की जो एक्टिविटी, उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो सामने वाले है ना शख्स हैं, वो हमारी भलाई के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो बच्चे हमारे के यहाँ के जो हैं वो डांट समाट ये सब चीज़ों को अदरवाइज उतना लेते भी नहीं है, और वो बिल्कुल एक होता है कि फ्रेंड जैसा जो माहौल होता है, दोस्तों के बीच में होता है, बिल्कुल वैसा ही वो लोग पूरे माहौल को बना के रखते हैं। सर बच्चों में जो आपकी दीवानगी है अरविंद सर की, वो कोई तकनीक है, कोई मंत्र है कि ये कुछ आपका कोई जादू है? नहीं, ऐसी कोई जादू नहीं है। देखिए, हम आपको शुरुआत में एक चीज़ बोले कि बच्चों को बिल्कुल बच्चे की मानसिकता से आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बच्चे आपकी बात मानेंगे, और बच्चों को आप एक्स्ट्रा दबाव बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी बातें नहीं मानेंगे वो। तो बच्चे चाहते क्या हैं, वो लैक क्यों कर रहा है, उनकी कमियों को उनके सामने उजागर कीजिएगा तो बिल्कुल वो चीज़ को मानने के लिए वो रेडी होते हैं। और पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आप चाहिएगा नहीं दबाव बना के इनको हम पढ़ा लें, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। सबसे पहले सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट लाना पड़ता है। सब्जेक्ट में जैसे उनका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो सब्जेक्ट अच्छा बनना शुरू होता है, और उसके बाद वो चीज़ें फिर अपने आप लाइनअप होते जाती है। तो कहीं भी अगर किसी को लगता होगा नहीं किसी बच्चे को दबाव बना के हम पढ़ा लें, तो ये बहुत मुश्किल काम है, संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। इंटरेस्ट जैसे ही डेवलप हो जाता है उनके अंदर, तो आपकी बातें अपने आप को सुनना शुरू कर देंगे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि कोई जादू है तो मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये सब चीज़ें कोई जादू नहीं होती है। ठीक है, एक बात और आगे बढ़ते हैं कि 10 सालों में ऑक्सीडेशन ने एक अलग सा नाम क्रिएट किया। सिलेक्शन तो होते हैं संस्थाओं में, होते हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन एक ट्रस्ट का ब्रांड बना, एक विश्वास का ब्रांड बना कि जहाँ पे एडमिशन कराने के बाद पेरेंट्स बहुत चैन की नींद सो पाते हैं। इसका कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाया, आपका कोई मूल मंत्र है, कोई रणनीति थी? देखिए, ऐसी कोई रणनीति नहीं थी। 2014 में हम लोग कॉलेज में 3rd ईयर में थे। बेसिकली सबसे पहले तो स्टार्टअप हम ही लिए थे, उसके बाद चंदन सर 15-20 दिन बाद वो भी जुड़े, और दोनों जुड़ने के बाद 2014 से 15 तक का फेस ऐसा रहा कि जिसमें हम लोग 2-3 बच्चों को पढ़ाए, और था कि धीरे धीरे मुहिम को स्टार्ट करते हैं। फिर 2015 में चंदन सर ही कोचिंग का नाम ऑक्सीडेशन रखे, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड नाम था। और उसके बाद हम लोग ऐसा कोई खास प्लान नहीं था कि ये करना, बस हम लोग दोनों ये बात करते थे आपस में कि हाँ भाई बच्चों को रिजल्ट दिलवाना है और बच्चे के पीछे मेहनत करना है। तो बच्चों के पीछे जो बच्चे मिलते थे उनके पीछे हम लोग, उसमें सब टाइम भी होता था अपने पास, तो सुबह भी पढ़ा रहे हैं उनको, शाम भी पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा कर उनको धीरे धीरे क्या चीज़ों में मतलब जो उनके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो सही करते गए। और धीरे धीरे उस समय 2016 से पहली बार हम ड्रॉपर बैच स्टार्ट किए। 2015 तक तो 11th 12th और 9th 10th वाले बच्चे पढ़ते थे। तो 2016 में जैसे ही हम लोग ड्रॉपर बैच स्टार्ट किए, तो आपको मैं बता दूं 2017 का जो एग्जाम हुआ, जो बच्चे मतलब 16-17 बैच में थे, वो लगभग उसमें मेरे पास 13 या 14 बच्चे थे ड्रॉपर बैच में। मुझे अभी भी याद है कि उसमें से 10 बच्चे NIT और IIT चले गए थे। 10 बच्चे, शायद ही 1-2 कोई बच्चा रहा होगा जो NIT और IIT नहीं गया था। फिर 18 का फेस आया, 18 में हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए। 19 में मुझे याद है कि 19 में लगभग हम लोग उस समय तक IIT JEE का ही क्लासेज हम लोग ले रहे थे, नीट का बस थोड़ा बहुत कोई बच्चा आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, 2 ही लोग थे। 2019 में हमारे यहाँ लगभग 25 से 26 बच्चे थे। उनमें से अभी भी आप देखिएगा 19 की जो लिस्ट है हमारे यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है, वो लगभग उसमें 22 या 23 बच्चे NIT और IIT चले गए थे। 2019 की कहानी है। तो मुहिम में धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, चलते गए और धीरे धीरे सिलेक्शन होते गए। और एक समय ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग कुछ यहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, बिलासपुर के लिए कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे आसपास में, आपको तो पता ही होगा कि सरकंडा हो गए या फिर इधर आपका पूरे बिलासपुर एरिया में काफ़ी बच्चे हैं, जो कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई बहुत बच्चे हैं से, ठीक है। और धीरे धीरे मुहिम बढ़ते गए। सर जैसे कि अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं सर, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीडेशन में आपने जस्ट ऐसे स्टार्ट किया,
मतलब ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था उसमें। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, जब तक इमोशन नहीं होता उसमें तो उस समय बिजनेस का कोई प्लान नहीं था। ओके। उस समय समझ के चलिए कि जीने खाने की चुनौती थी, सच्चाई तो ये थी। हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, और पढ़ाना एक पैशन था मेरा कि हाँ कि हम पढ़ाएंगे भाई आगे चल के। मेरे दिमाग में था कि पढ़ाना ही है, और घर में फाइनेंशियल स्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी कि जो घर वाले बहुत हद तक सपोर्ट कर पाते, और जितना हुआ वो किए भी। मतलब एक बेसिक नीड का उद्देश्य से शुरू करके ऑक्सीडेशन आज हाँ, बेसिक नीड भी थी और एक अपना इंटरेस्ट भी था, दोनों चीजें थी। एक्चुअली इंटेंशन सही था हाँ, कि बच्चों को एम्पावर करना, ताकि वो देखिए कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि जैसे होता है कि मोस्ट ऑफ द मैं लोगों को सुना हो कि भाई कोई भी जॉब नहीं लगा तो पढ़ाना शुरू कर दो, या आजकल टीचरों को लेकर जो अपने भारत में जो मानसिकता है, आप क्या करते हैं, टीचिंग, कौन सा टीचर है, प्राइवेट टीचर। तो हाँ, तो उनके दिमाग में ये लगता है कि नहीं ये भैया प्राइवेट टीचर है यानी इसको कोई ना कोई जॉब नहीं लगा होगा, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा है। ये हमारे समाज की मानसिकता है, और 90% समाज की यही मानसिकता है, आप माने या ना माने। अब सोच कर देखिए कि ये मानसिकता रहेगा, आप उसी के हाथ में अपने बच्चे को सौंप रहे हैं जिसके लिए आपकी मानसिकता क्या है कि भैया कोई जॉब नहीं लगा है तो ये पढ़ा रहा है। तो ऐसा लोगों के दिमाग में मानसिकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब ना हो तो अपन पढ़ाना शुरू करेंगे। आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, आज तक मैं सिंगल गवर्नमेंट एग्जाम का कोई एंट्रेंस नहीं दिया। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब एक बार क्या हुई कि चंदन सर हमको बोले कि अरे यार एक फॉर्म भरते हैं, रेलवे का आया है। बोले रहने देते हैं, तो नहीं भर लेते हैं। तो हम बोले भर दो, भरने की इच्छा है तो फॉर्म मेरा डाल दिए। हम बोले कि चंदन सर अगर सेंटर बिलासपुर में आएगा तो मैं देने जाऊंगा, दूसरे जगह आएगा तो नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अब आपको बता रहा हूँ बाइलक सेंटर भिलाई आ गया, हम लोग दोनों ही नहीं गए। दोस्तों, मैं हर बार अपने बातचीत में व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ कि शिक्षक दो तरीके से होते हैं, एक बाई चॉइस होता है और एक बाई डिफॉल्ट होता है, वेतनभोगी होता है। तो जो शिक्षक है, वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। तो आई रियली सैल्यूट यू कि शिक्षक आपके लिए एक धर्म की तरह, आपके लिए एक नोबल प्रोफेशन की तरह। देखिए आपको बता दें, मैथ और फिजिक्स मेरे दिमाग में इस कदर तक हावी है कि अगर मैं 2-4-5 दिन ना पढ़ाऊँ तो मेरी स्थिति पागलों जैसी हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। और मेरे पढ़ाने के बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरे अंदर के जो एक गुस्सा या आवेश, हाँ, बिल्कुल खुल के बाहर आ जाता है। नहीं, मैंने देखा है कि एक दो बार मैं आपके सामने से भी गुजरा, परसों भी गुजरा। हाँ। आपको देख के भी नहीं पता चलता कोई गुजर गया, कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो सर जैसे आज के डेट पे इतने कंपटीशन है, आप अगर उस हर दूसरे इसमें कोई ना कोई नीट जेईई का नए नए ये खुल जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑक्सीडेशन का नाम मैंने बहुत कम सुना है। सो अगर मेरे बच्चे को मैं भेजना चाहूँगा आपके ऑक्सीडेशन क्लास में, सो व्हाट ऑक्सीडेशन कैसे डिफरेंट है बाकी जो बड़े बड़े बैनर्स हैं? देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो बड़े बैनर से ऑक्सीडेशन कैसे अलग हो जाता है। सबसे पहली चीज़, हमारी जो टीम है, खास करके ये टीम तो 2 लोग से स्टार्ट हुई थी, हमसे और चंदन सर से, जो पिछले 11 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। वो एक केमिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर हैं बिलासपुर शहर के, और मैं आपको इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ बात, कि पूरे बिलासपुर शहर में उनसे बेहतर केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता। ये आपको मैं कंफर्म होकर बोल रहा हूँ, और कोई ऐसा दावा करे तो मेरे सामने आकर बात करे। अच्छा, फिजिक्स मैं ले रहा हूँ, तो देखिए ये 2 बॉन्डिंग है जो पिछले 11 साल से चलते आ रही है। जो हमारे के यहाँ मैथ्स के भी जो राजेश सर हैं, या बायोलॉजी वाले जो मैडम हैं, अलका मैडम और मयंक सर हैं, मैडम हमारे साथ 8 साल से जुड़ी हुई हैं, और जो बायो वाले सर हैं वो भी पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं। और भी जो हमारी टीम है, काम करती है। हाँ, टीम काम तो कर ही रही है, टीम तो हर जगह काम कर रही है। हम बता रहे हैं वो टीम अलग कैसे है। तो ये टीम ना बहुत लंबे समय से एक साथ जुड़ के काम कर रही है। तो एक स्टेबल टीम है हमारे पास, जो कि आपको बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टेबल टीम आपको नहीं मिलने वाले हैं। आते हैं टीचर, जॉब करते हैं 1 साल के लिए, मैनेजमेंट के साथ कुछ बगजग होता है, निकल लेते हैं, या सैलरीज को लेकर कोई इशूज होता है, वो चल जाते हैं। अब सपोज आपका बच्चा पढ़ रहा है ऑक्सीडेशन में, एक एग्जाम्पल करें, हम फिजिक्स की क्लास ले रहे थे, उसकी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। 3 महीने बाद क्या हुआ, हम छोड़ के चले गए उसको। ठीक, अब नया जो टीचर आएगा, बच्चों को उसके साथ बॉन्डिंग बनाना ये कितना मुश्किल चीज है, और वो शिक्षक आएगा, मेरा रिप्लेसमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अभी जो कोचिंग जो इंडस्ट्री है, आपको रियली बता रहा हूँ, ये समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रही है। टीचर आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा गलती किसकी रहती है,
हो सकता है मैनेजमेंट की भी गलती रहती होगी, हो सकता है शिक्षकों की भी गलती रहती होगी, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री आपको ईमानदारी से बोला जाए तो ये एक बड़ी समस्या है जिस पे कोई पेरेंट्स और कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक बहुत बहुत बड़ी समस्या से कोचिंग इंडस्ट्री जूझ रही है कि टीचर आया 6 महीना पढ़ाया चला गया, टीचर आया 2 महीना पढ़ाया कोचिंग को छोड़ा चला गया। तो ये समस्या ऑक्सीडेशन में काफ़ी कम है, ना के बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, थोड़े बहुत हर जगह रहते होंगे, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन में ये समस्या बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम फिजिक्स पढ़ाने का अगर जिम्मा आपके बच्चे को लिए हैं तो पूरे साल भर फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री पढ़ाने का जिम्मा चंदन सर पूरे बच्चे को लिए है तो पूरे साल भर केमिस्ट्री वही पढ़ाएंगे। तो एक टीम स्टेबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन की वो बाकी लोगों से अलग कर देती है, और एक बच्चे का मेंटल लेवल एक स्टेबल बना रहता है। हाँ, स्टेबल बना रहता है, ये पहला चीज हुआ। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि टीम बहुत बड़े मायने रखता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बच्चा टीचर के साथ जो बॉन्डिंग बन जाता है ना, वो बॉन्डिंग बनना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार टूटने के बाद वापस वो बॉन्डिंग बनना, मे बी वो टीचर जो आएंगे ये चीज बहुत बड़ी चीज है। ये बात को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, व्यूअर्स को भी समझना चाहिए। कहीं पे किसी भी कोचिंग में होर्डिंग, बैनर, उसका एड रिजल्ट नहीं दिलवाता है। एब्सोल्युटली। जो रिजल्ट दिलवाती है वहाँ की टीम दिलवाती है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। सच्चाई तो ये है। देखिए, होर्डिंग मारना होगा, होर्डिंग में 50 फोटो दिखा देंगे, कितने जेन्युइन फोटो हैं कितने जेन्युइन फोटो नहीं है वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट पे काम कर रही है वहाँ की टीम काम कर रही है। और हमारी टीम को इस बात की जानकारी है कि आपके रिजल्ट को भी दूसरे कोचिंग ने पब्लिश किया। अब देखिए, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, और बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, लेकिन खैर अभी हम लोग दूसरे टॉपिक पे हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में बोल लेंगे। सर मैं कुछ हमारी टीम ने आपके पीछे अच्छी खासी जासूसी की है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, हमें कोई हम तो अभी मालूम हो रहा है कि आप जासूसी कर रहे हो। तो हमें एक सूचना मिली कि हाँ। एक बच्चा, जब आपके शुरुआती दौर था सरकंडा में आपकी कोचिंग थी, वहाँ पे एक बच्चा आया था, नया बच्चा था, इमेच्योर था, और वो बहुत क्वेश्चन पूछता था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। निश्चित तौर पर हो सकता है मैच्योर क्वेश्चन ना हो, उस वजह से आपकी बहुत रिनाउंड टीचर ने शिकायत की कि बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो या तो बच्चा क्वेश्चन पूछना बंद करे, नहीं तो मैं पढ़ाना थोड़ा मुझे मुश्किल जाएगा। बच्चे का नाम बताइएगा। ऋषभ। और आपने दोनों में ये तय किया कि बच्चा रहेगा, टीचर रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे। ये निर्णय, इतना बड़ा निर्णय बच्चे के पक्ष में? ऋषभ आपके घर का बच्चा है, अभी जेएनएम से शायद उसकी मेडिकल कंप्लीट भी हो गई है ना। और ऋषभ जब पहली बार मेरे पास पढ़ने आया तो उदंड तो था वो, इसमें नो डाउट। तो उसकी उदंडता को लोग देख रहे थे, उदंडता को हर कोई देख रहा था, उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले, लेकिन ऋषभ की काबिलियत को कोई नहीं देख रहा था। ऋषभ को जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया तो उसको मैं ये जज कर पाया कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये उसके अंदर का पॉजिटिव पॉइंट था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब उसके पेरेंट्स भी आए तो उस समय नहीं कर पाएगा सर ये कुछ, है ना, हाँ एवरेज बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। वो बाहर राजस्थान भी पढ़ने गया, वहाँ से भी भाग करवाया, और वो डाउट्स वगैरह क्या है कि हमारे यहाँ एक बायोलॉजी की फैकल्टी थी, उनसे वो डाउट्स वगैरह का उनको लेकर उलझन रहती थी। तो उस समय एक स्थिति आई थी ऐसी कि या तो आप टीचर को रखें या बच्चे को रखें। तो उस समय डिसीजन जो था वो आप जो सोच रहे हैं उसका उल्टा डिसीजन लिया गया था। ये कैसे कर पाते हैं? नहीं, वो तो ऋषभ कहाँ तक जा पाएगा ये तो हम लोग भांप चुके थे ना उसको कि ऋषभ चमकता हुआ सितारा है। और भाई अगर कोई टीचर बच्चे के डाउट से भाग रहा है तो वो शिक्षक थोड़ी है। फिर हम लोग तो 12 बजे 1 बजे रात तक बच्चों को डाउट बताते रहते हैं। भाई उसकी समस्या वो पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछना उसका पूछेगा, हाँ। और आप एक शिक्षक हैं, आपको बिल्कुल उसका जवाब देना है, आपको संतुष्ट करना ही आपका शिक्षक का काम ही है कि एक बच्चे को संतुष्ट किया जाए। और हमसे चंदन सर से वो इतना खुश इसलिए रहता था कि उसके हर सवालों का हम लोग जवाब दिया करते थे। इसलिए वो बच्चा आज भी हम लोगों का पूजा कर लीजिए, जो भी मान लीजिए, वो आज भी इसी कारण वो करता है। ऐसा थोड़ी था कि उसको कुछ हम लोग अलग लाकर चीज दे दिए थे, उसकी हर बातों का हम लोग जवाब देते गए, जो चीज पूछता था उसको संतुष्ट करते गए। सर एक क्वेश्चन इस जुड़ा ही हुआ है कि एक मेरे जमाने में एक वेताल करके एक सीरीज आती थी। हाँ, मुझे भी, मैं भी थोड़ा देखा। वो जंगल से जब गुजरता था तो जंगल में फुसफुसाता था कि बेताल मरता नहीं है। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप और चंदन सर सोते कब हैं? देखिए, 4:30 बजे बच्चों का जवाब आ जाता है, 2:30 बजे जवाब आ जाता है, सुबह 6 बजे क्लास आ जाते हैं। ईमानदारी से बताऊं तो एवरेज मैं 5 घंटा लगभग 24 घंटे में सो पाता हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसी नौबत आती है कि छुट्टियाँ रही तो 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, या कभी घर जाना हुआ, मैं बिहार जाता हूँ तो 7-8 दिन का टूर रहता है, तो वहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही काम है, सोना।
बाकी कोई घूमने का काम नहीं रहता है। मेरे घर वाले भी पता है, सबको मालूम रहता है इनको सोने दो भाई। सर वो कौन सी चीज है जो आपको इतना एनर्जेटिक, इतना कमिटेड, इतना डिवोटेड रखती है? सब्जेक्ट के साथ प्यार। ओह, विषय के देखिए, पढ़ाई लिखाई में क्या बोला आपको, सब्जेक्ट ऐसा चीज होता है कि अगर उससे आप एक बार प्यार कर बैठे तो आपकी नींद को उड़ा देगा वो। तो ये बहुत जरूरी चीज है, सब्जेक्ट के साथ आपका प्यार होना। तो सर आपके पास आपका एक स्लोगन है, वी एम्पावर द स्टूडेंट्स विद माइंडसेट। सो जहाँ तक जेईई नीट की तैयारी की जाए तो ये आपका जो फ्रेज है किस तरह से आप अपनाते हैं? हाउ डू यू एम्पावर, मतलब स्टूडेंट्स के माइंडसेट को कैसे एम्पावर करते हैं? नहीं देखिए, काबिलियत तो हर बच्चे में होता है, बस ये है कि उसको उसके अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है, तुम ये कर सकते हो और तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। जैसे हमारे के यहाँ जस्ट करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, बच्चा है दीपेंद्र, वो IIT बॉम्बे उसको अलाउट हुआ है। वो बच्चा 12वीं क्लास में आया तो बहुत अच्छा नहीं थी पढ़ने में, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको ना, बहुत उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी जी। लेकिन वो बच्चा 1 सालों के अंदर इतना ज्यादा मेहनत किया अपने आप के ऊपर कि वो अपने आप को यहां से लेकर यहां आ गया। तो इससे ये बात साबित होता है कि कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, बस ये है कि आप उसके अंदर का वो चीज जो काबिलियत है वो किसी कोने में छुपा रहता है, उसको आप सामने खुल कर ला दीजिए। तो कैसे, वो कैसे देख पाते हैं सर उसको? कोई तरीका, कोई स्ट्रेटजी है? हम मिस कर जाते हैं, आप कैसे उसको देख पाते हैं? नहीं देखिए, एक अनुभव होता है कि अनुभव ये बता देता है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहता है। और हम क्या बोले, दुनिया में जितने बच्चे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहता है, बस उसको खुलकर सामने लाना है। वो खुलकर सामने आया, बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम उनको बताते हैं भैया आप IIT जाएंगे तो वहाँ पे क्या फ़ायदे होंगे उसके, है ना, आप लोगों से अपने आप को अलग कैसे रख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेट करने का काम करता है। सर थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर आता है, बिकॉज माइंडसेट का पूरा गेम है। सो माइंडसेट इज मोर पावरफुल देन मेमोरी, और इज इट द अदर वे अराउंड? आपका क्या कमेंट्स है? नहीं, आप तो ये सही बात बोल रहे हैं कि माइंडसेट जो होता है वो मेमोरी से बिल्कुल अलग होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जैसा माइंडसेट बनाओगे, आपको लगभग बहुत सारे केसेज में देखा हूँ वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट किए थे, और अगर हम चाहते कि भैया 3 बच्चे आ रहे हैं, चलो इनको पढ़ाना छोड़ देते हैं और कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है उस समय क्या होता कि हम ज़्यादा अर्निंग कर भी लिए थे कोई दूसरे काम से, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस समय हमारा क्या माइंडसेट था कि भैया बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा के इनको IIT भेजना है, मेडिकल कॉलेज भेजना है। तो एक ऐसा माइंडसेट बनाया जिसका आउटपुट धीरे धीरे हम लोग को मिलना स्टार्ट हुआ। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं एक मेमोरी से काफ़ी पावरफुल चीज़ होता है कि आप जैसा माइंडसेट बनाओगे वैसा ही आपको चल के उसका अचीवमेंट या जो भी चीज़ें हैं वो मिलने वाला है। सर एडमिशन के दौर समय पे अमूमन आप पेरेंट्स से या मुझसे भी जब मैं आया था अपने बच्चे को लेकर, तो आपका एक वाक्य है कि 2 चीज़ें होगी तो सिलेक्शन तय है। एक बच्चा क्लास मिस ना करे और बच्चा किसी लन फन में, मतलब किसी रोमांटिज्म में नहीं। देखिए, अभी भी ये बात को हम बोल रहे हैं कि किसी को ये लगता होगा कि कोई बैनर, कोई होर्डिंग या ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सिलेक्शन दिलवा दे, तो उसके दिमाग के गलत उपज है। किसी भी काम में, पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा आपका डिसिप्लिन। अच्छा, ये बहुत जरूरी चीज़ है। आप अगर कहीं पढ़ भी रहे हैं तो आपका एक रेगुलर होना एक कंसिस्टेंसी को बताता है, और दूसरा डिसिप्लिन होना कि आप कितना डिसिप्लिन है गोल को लेकर। ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाए तो बच्चा कंफर्म है सक्सेस हो ही जाएगा। एक विशेष स्थिति है जिसपे हम बहुत हार जाते हैं एज ए पेरेंट, जब बच्चा जेईई मेंस में 95-96% ले आते हैं और उनको किसी कॉलेज सिक्योर हो जाता है। उस वक्त बच्चा ड्रॉप लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये एक बड़ा डिसीजन है। यहाँ पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, इनसिक्योरिटी आती है, बच्चे पे दबाव आता है। पेरेंट्स को मैं एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जो बच्चों को खुद का डिसीजन नहीं लेने देते हैं। देखिए, बच्चा 95 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल एबीसीडी कुछ भी लाता है, वो बच्चे को पता है कि हमारी काबिलियत कितना है, हम इतने मेहनत में हम इतना आउटपुट कर पाए हैं। तो अगर हम इससे डबल मेहनत करें या डबल कंसिस्टेंट रहे तो हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 96 और 97 परसेंटाइल पर जाकर ड्रॉप आउट लेने का डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन कोई खराब डिसीजन नहीं होता है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर कहीं डिसीजन उल्टा हो गया अगले साल, नहीं, डिसीजन उल्टा होने का कुछ ही कारण हो सकता है जिसके कारण डिसीजन उल्टा हो जाए। या तो मैं आपको क्या बोला कि वो या तो कंसिस्टेंट ना हो, या उसका अटेंडेंस खराब हो,
या फिर वो ABCD पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ों में पढ़ जाए, जो आज की जनरेशन नशा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में पढ़ जाते हैं, समझ गए। नहीं तो जो 96-97% का बच्चा अगर ड्रॉप लेता है तो आपके लिए दबाव की तरह होता है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है? हाँ, अपॉर्चुनिटी होता है, दबाव क्यों होगा हम लोगों के लिए? अच्छा, हमें तो और पता है कि भाई ये बच्चे के लिए उतना मेहनत नहीं करना है जितना एक बच्चे को 0 से 96 लाने में मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हमारे लिए एक मान के चलिए कि Assets। सुखद, हाँ, एसेट्स है वो। तो सर जैसे जनरली होता भी ऐसे है, बच्चा बहुत मेहनत करता है लेकिन एग्जाम के 10 मिनट पहले जनरली टेंशन के कारण ब्लैंक आउट हो जाता है, और ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में आता है। तो ऐसे कोई केसेस आपके पास आए हैं? अगर आए हैं तो आपने किस तरह से हैंडल किया? क्या वो पर्टिकुलर एग्जाम दे कोई मायने रखता है? देखिए, एग्जाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, UPSC का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप भी टीचर रहे हैं, एग्जाम पूरा माइंड गेम है, पूरा माइंड गेम है। आप अपने दिमाग को जितना स्टेबल रखिएगा एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, एग्जाम में जाकर खराब कर गए। हाँ, एक हमारी बच्ची थी मुस्कान कौशिक, है ना, लास्ट ईयर नीट में 660 नंबर लाई थी। वो पूरे सालों भर बता रहे हैं उसको ये भरोसा ही नहीं था अंदर से कि वो सिलेक्ट हुई, और हम लोगों को पता था ये बहुत अच्छा करेगी। यहाँ का टेस्ट में उसके नंबर 520, 530, 540, 550, बहुत ज़्यादा तो 600 तक उसके मार्क्स आए थे। मैं उसको समझाया कि देखो एग्जाम से एक दिन पहले करना कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, तुम अच्छा करोगे। बोली सर कैसे? हाँ, बोले जाना, क्वेश्चन को मारना, पीछे घूम के नहीं देखना है, और ये मत सोचना तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो। सर मैं कोशिश करूँगी पूरा। अब वो पेपर देके निकली, सबसे पहला फोन हमको लगाई वो, सर मेरा पेपर तो खराब चला गया। हम बोले कैसे बोल सकते हो? तो नहीं मैं बनाते जा रही थी, मैं जल्दी मारते जा रही थी। हम बोले तुम्हारा मार्क्स ना 630 640 के राउंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलाई, उसका मार्क्स 660 प्लस हो रहा था। तो उस दिन हो सकता है वो मेरी चीज़ों को फॉलो की होगी। सर बोले हैं कि अपने को नहीं सोचना है कि नीट का एग्जाम है या किसी का एग्जाम है, अपन तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम दे रहे हैं। तो एग्जाम पूरा ना एक माइंड गेम होता है, कोई भी एग्जाम। अगर उस माइंड गेम को आप वो 3 घंटे या 2 घंटे या जितने देर का पेपर है, अगर आप उस देर में जीत गए, आपकी जीत है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है और वहां पे अपने आप को नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं सर की इसी बात को मैं अपने ही शब्दों से जोड़ दे रहा हूं कि सर के एक सक्सेस इवेंट में 10 दिन पहले मैं हिस्सा था, और मैं एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से उन बच्चों का जिनका परसेंटेज नीचे से ऊपर जा रहा था, मैं उनको अध्ययन कर रहा था। तो जिन बच्चों के परसेंटेज कम थे उनसे उनके हमेशा ये पाया गया कि उनके अंदर एक डाउट था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा टॉप किया था, एक लड़का सबसे टॉप किया था, 98% कुछ है उसका, मम्मी पापा उसके आजू बाजू खड़े थे। तो उस बच्चे ने बोला कि मेरे को, या उसकी मदर ने भी बोला कि इस बच्चे को पूरे पढ़ाई के दौरान एक भी ऐसा सेकंड पल नहीं आया जहां भी उसने सोचा मेरा होगा कि नहीं होगा। उसने कहा कि अरविंद सर ने बोला था सोचना नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करो। नहीं, सोच के आप कर भी लीजिएगा। अच्छा, नहीं आप ही बताओ, आप सालों भर अगर आप सोचते रहे हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इससे तो मेरा मानना है कि इससे आप मानसिक रूप से कमजोरी होते जाएंगे, और सोच के भी आप क्या कर लोगे। तो चुपचाप ये है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा हो, तो मैं तो उसको एक ही बात बोलूंगा कि चुपचाप आपको करना क्या है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, सोचना नहीं है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। IIT नहीं, नीट नहीं तो कुछ और सही। ऐसा नहीं कि हम IIT और नीट की तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना तो मैं IIT में पढ़ा हूँ, ना ही NIT में पढ़ा हूँ, लेकिन आज थोड़ा वो जो भी आप हमको सक्सेस मान रहे हैं वो तो मेहनत के कारण ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि IIT नहीं तो नीट नहीं तो कुछ नहीं, कुछ और सही, कुछ और कर लेंगे। अगर मेहनत करने आता तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट से बिल्कुल बच्चों को तैयारी नहीं करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा, ये तो सोचना ही नहीं है। वो बिल्कुल इंजॉय करना है पढ़ाई को, साल भर पढ़िए चुपचाप, सिलेक्शन हो ना हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और पेरेंट्स को भी बच्चों के ऊपर सब दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। बेसिकली आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि टेंशन में जब बच्चा आता है तो 50% तो वैसे हार जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव लूप चला जाता है उसके माइंडसेट में, तो 50% तो एग्जाम देने के पहले ही हार जाता है। तो सर ये बताइए 3 रीजंस क्यों कोई भी ऑक्सीडेशन क्लासेस ज्वाइन करे? हमारी टीम सबसे ज्यादा स्टेबल है बिलासपुर शहर में। पहला रीजन तो आपका नाम ही है। नहीं, हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं। सबसे पहला रीजन तो आपको बता दिया, हमारी टीम ही सबसे ज्यादा स्टेबल है पूरे शहर में, ये तो मैं ऑन कैमरा ये बात बोल सकता हूँ। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक ऐसा फीस हम लोग रखे हैं जो मिडिल फैमिली भी और बहुत ही हाँ अफोर्डेबल फीस है, और एक लोअर फैमिली भी जुड़ सकती है। दूसरा कारण तो ये हो सकता है, और ऊपर वाली फैमिली को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दूसरा कारण हो गया।
तीसरा ये हुआ कि हम लोग पिछले कई 10 साल 8 साल में आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जेई का रिजल्ट है ऑक्सीडेशन ही बिलासपुर में प्रोड्यूस किया है। नीट तो हम लोग खैर थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे 2020-21 के आसपास में, और ये जो रिजल्ट है बाकी के कोचिंग से कई संख्या में ज़्यादा है। तो ये 3 कारण है जिससे मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे शो ऑफ कम है, पढ़ाई ज़्यादा है। सर बाकी जगह शो ऑफ ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। एकदम, हालांकि मुझको मालूम है आप बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, लेकिन जब कोई एकदम सीधा आता है कि सर कहाँ है, अरविंद सर कहाँ है, चंदन सर कहाँ है, हमको मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ उनके नाम से एडमिशन लेना है, तो ये एहसास कैसा? नहीं, ये हो सकता है आपको कि ऑक्सीडेशन से ज़्यादा नाम बिलासपुर में लोग अरविंद सर और चंदन सर का जानते हैं कि कहाँ पढ़ने जा रहे हो, अरविंद सर के यहाँ। तो ये कैसा फील होता है, मतलब मजा आता होगा ना थोड़ा? देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको अच्छा मिले तो अच्छा फील होता ही है, और काफी ज्यादा अपने आप को आदमी गौरवान्वित महसूस करता है। चमक बता रहे हैं कि आपको बड़ा आनंद आता है इसमें। बिल्कुल आनंद आ रहा है, इसलिए तो आदमी काम कर रहा है उसमें। सर जैसे भी हमने बात किया था, माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आप आपके कोचिंग के दौरान आप टीचर बच्चों को बहुत नॉलेज देते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, तो कोई पर्टिकुलर टेक्निक अपनाते हैं क्या माइंडसेट, बच्चों को माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? नहीं, देखिए, एक तो है कि पढ़ाते समय कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, हम लोग जोक भी मार देते हैं हम लोग को, कुछ उनके एज के हिसाब से भी कुछ ऐसा कंटेंट अपन थोड़ा सा बोल देते हैं जिससे हाँ वो लोग हंसी मजाक बनते रहे। कभी कभी उनको खिला पिला भी दिए। और पिज्जा विशेष आप उनको, हाँ नहीं बच्चे, हम क्या बोले, बच्चों के हिसाब से सोचिएगा तो चीजें बेहतर चलता है। ट्रू। तो उनका माइंडसेट ना, अब उनका इच्छा कि नहीं हम पिज्जा खाएंगे तो यार पढ़ेंगे, या सर पिज्जा खिला दो, तो लो भाई तुम पिज्जा खा लो, लेकिन उसके बाद ही पढ़ो तो सबसे बड़ी चीज तुम पिज्जा ही खा लो लेकिन पढ़ो। अरे मेरे जेब से कितना जाने वाला है, 200 रुपये उसके पिज्जा के लिए। लेकिन अगर वो एक बार बहुत अच्छा कर गया तो मुझे पता है कि वो बच्चा कई बच्चों को बताएगा भाई हम वहां पढ़ते थे, वहां सिलेक्शन हुआ। तो आप खुद सोच के देखिए, ऑन कैमरा मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि वो हमारे लिए कितना बड़ा एज ए बिजनेस पॉइंट से कितना बड़ा फायदा है। तो अगर वो एक पिज्जा खाने के कारण कोई बच्चा अगर सही हो जाता है तो कौन सी बड़ी चीज है? सर एक बच्चा कभी मैंने देखा क्लास में 3rd आएगा, कभी वो 10वें नंबर पे आता है, कभी वो 5th आ जाता है, कभी ये 47 आ जाता है। ये जो ऊपर नीचे है, इसका क्या कारण है? ये ट्रेंड उत्कर्ष का तो नहीं बता रहे हैं आप? उत्कर्ष का ही बता रहा हूं। नहीं, आपको क्या बोल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये सब एग्जाम पूरा माइंडसेट का एग्जाम होता है और डिसिप्लिन का होता है कि आप अपने आप को सालों भर या क्लासरूम में कितना डिसिप्लिन रख पाते हैं। अगर ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट है आप अच्छा करेंगे। किसी बच्चे के सिलेक्शन में अगर हम रेशियो बांटे, हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन आप शायद कर पाए, कि उसके सक्सेस में उसका, टीचर का और पेरेंट्स का क्या रेशियो आप देख पाते हैं? देखिए, पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा हाथ होता ही है। पेरेंट्स को, जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेक्शन में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उस पार्ट को हम लोग अलग ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बात करते हैं टीचर और बच्चों पे कि टीचर का कितना ज़्यादा हाथ होता है और बच्चे का कितना हाथ होता है। देखिए, हम लोगों का क्या ओपिनियन छोड़ दें उसको, हम इसको 2 नज़रों से देखते हैं। एक बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे के सिलेक्शन में टीचर का जो रोल है वो 25 to 30%, इससे ज़्यादा नहीं है। 70% बच्चे का खुद का हाथ है। और एक होता है एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। अगर एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट होता है तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं 60 to 70% उसमें टीचर का रोल रहा है। और आप हमारा रिजल्ट जो देखे होंगे उसमें बहुत सारे एवरेज बच्चों का रिजल्ट हुआ है। बिल्कुल है। मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे। तो एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे का रिजल्ट आना ये टीचर के लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित का समय होता है। अच्छा बच्चा तो कहीं से भी अच्छा कर जाएगा, वो तो कहीं से भी अच्छा कर सकता है। जैसा आपका ऋषभ, वो एवरेज बच्चा था, हाँ उत्कर्ष भी एवरेज था। तो अगर एवरेज एक बच्चा एक अच्छा करता है तो हमारे लिए वो सबसे खुशी का पल होता है। हमको पता है कि हम इसको ना 0 से उठा के यहाँ पे ले आए हैं, और एक अच्छा बच्चा है वो तो अच्छा करे, उसको करना ही करना है अच्छा। वो तो आज हमारे यहाँ पढ़ेगा तो हो सकता है कि 2 नंबर ज्यादा लाए या कम लाए, या कहीं और पढ़ेगा तो वो भी तो हो सकता है वहाँ पे 2 नंबर ज्यादा या कम लाए, उसको तो कोई भी अच्छा करवा सकता है। अच्छा सर, एक एवरेज बच्चा को भी मालूम होता है कि एवरेज बच्चा है, जब वो इंस्टीट्यूट आपके पास जाता है तो उसके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं होता जिसको लेकर के वो प्राउड फील करे। आप शुरुआती दौर में क्या कुछ उसके अंदर डालते हैं कि 7-8 दिन के अंदर उसको ये समझ में आने लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ? देखिए, सबसे बड़ी चीज है अभी के समय में
आप क्लासरूम की गतिविधियों को पता कीजिएगा, जो बच्चे आते हैं एवरेज या बिलो एवरेज रहते हैं, अगर उनके कंधे पे शिक्षक अपना हाथ रख दे तो उसके लिए सबसे बड़ी जीत वही होती है। क्या बात, क्या बात। सबसे पहला काम मैं सारे शिक्षकों को बोलूंगा, जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज है उनके कंधे पे आप हाथ जैसे ही रखते हैं तो उसका आधा मनोबल तो वहीं से बढ़ जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है और ये तकनीक हर टीचरों को अपनाना चाहिए ताकि उन बच्चों का मनोबल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर, एवरेज और बिलो एवरेज की बात कर रहे हैं। आइंस्टीन ने भी बोला था और हम ये भी जानते हैं कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो जीनियस पैदा होता है, बट जिस माहौल में बढ़ता है 19 से 20 साल के जाते जाते उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसे हो जाती है कि वो या तो एवरेज हो जाता है बिलो एवरेज। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एवरेज बिलो एवरेज है। और आपने एक और बड़ी बात बोली कि आप बच्चे के कंधे पे हाथ रख दिए टीचर ने और एक हफ्ते तक रख दिया तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, उनकी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं और यही सब कुछ, बिलीफ ही सबका गेम है। और यही बिलीफ सिस्टम अगर बच्चों में स्टार्टिंग से करे तो हो सकता है कि पहले से वो इंटेलिजेंट रहे। टीचर बच्चों के लिए अभी के समय में समाज में शिक्षक उसका सबसे बड़ा हीरो होता है, चाहे कोई बच्चा रहे या बच्ची रहे। जैसे ही किसी बच्चे के कंधे पे आप हाथ रखे या उसको सहारा आप दिए, उसको ये लगता है कि ये हीरो हमारे साथ है। जैसे सपोज आपका बच्चा है, उसके कंधे पे हाथ रख दिए हम, तो उसको ये लगता है कि नहीं भैया अरविंद सर हमारे कंधे पे हाथ रख, तो विद्रोह करने के लिए उतार हो जाते हैं आपके दम पे। नहीं ऐसा नहीं, वो उसका प्यार है। सर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट बात कहा है कि जब बच्चा 18-19 साल का सब सर के पास आता है, सर टीचर जब उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो हीरो बन जाता है। और यही काम अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ करें बचपन से तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चा की बिलीफ सिस्टम डाउन होगा या कॉन्फिडेंस डाउन होगा। पेरेंट्स एक तरफ से और टीचर्स एक तरफ से, ये दोनों एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और बच्चा इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट। अरे देखिए आज अभी की जनरेशन में क्या है, मैं देख रहा हूँ कि पहली दूसरी में बच्चा मतलब 3 साल का हो रहा है, उसको स्कूल बैग टांग के देके लोग भेज रहे हैं कि जाओ स्कूल जाओ, पड़ोसी का बच्चा जा रहा है। अरे हम तो बता रहे हैं कि बच्चों को 6-7 साल तक ना खूब खेलने दो, उनको 7-8 साल तक खूब खेलने दीजिए। हमारी बेटियां हैं है ना, मेरी वाइफ बोलती है आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, हम बोलते नहीं खेलने दो इनको। अब भाई जब उनका खेलने का समय, उस समय आप उनके दिमाग में पढ़ाई की बात डालना चाह रहे हैं तो कहाँ से पढ़ पाएंगे वो। तो एक जो खेलने का जो एज होता है उनका बचपना आप उनसे न छीने, और जो उनका मानसिक ग्रोथ है उसी हिसाब से होता है कि उस समय वो खेलने का एज होता है, एक समय आता है जब पढ़ने का एज होता है, तो उस समय पढ़ने का दबाव थोड़ा सा बना सकते हैं। सर आपके पैशन ने आपको तो साथ लिया, पेरेंट्स को भी साथ लिया, बच्चों को भी बढ़िया जादू आपका चल गया, लेकिन इतने 4 घंटे में आप अपनी वाइफ मैडम को कैसे साथ पा रहे हैं, ये मंत्र बता दीजिए। देखिए वो ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते हैं, समझ के साथ तो लिया है। हाँ पिछले 17 साल से मैं साथ रखा हूँ। इनके साथ पॉडकास्ट में बहुत डेंजरस है, ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछते जो हम कैमरा में नहीं बता सकते। कैमरा में नहीं बता सकते, आपने मत बताइए। तो उसको आपको मैं पर्सनली कभी बता दूंगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है मेरे साथ। टॉपर्स का तो स्टोरी रहता है, बट ऐसे आपके यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं फिर आपके पास आए हैं, उसके बाद सक्सेसफुल हुए। ऐसे बहुत सारे, ऐसा कोई अच्छा स्टोरी ऐसे बहुत मतलब गूज़बम्प्स से देखे ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक आध स्टोरी हमारे, एक इसका आपके बच्चे के साथ ही उससे 1 साल आगे है लड़का पुष्कर खत्री, वो बोर्ड में 60 to 65% के आसपास वो मार्क्स लाया था 12th में, और जेई मेन में भी उसका 60% आया। 60% एक बहुत कम मार्क्स होता है जेई मेन्स के हिसाब से, आप उसको परसेंटेज के नजरिए से ना समझिए आप। 60% मतलब वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, खराब किया है वो, ये समझ लीजिए। वो बच्चा आया, 1 साल मेहनत किया और जेई मेन में 98% आई और देन बोर्ड में भी 80%, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा 0 से फिर अपने आप को ऊपर लेकर गया। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपके घर का बच्चा ऋषभ था, वो भी बहुत खास नहीं था, ऋषभ भी अपने आप को क्या किया, पहुंच किया और पहली बार में वो नीट में सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोग, तो बाकी जगह तो हम नहीं बात कर सकते, मेरे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जांपल देना शुरू करूंगा जो हमारे यहाँ जो बच्चा टॉप कर रहा है या किया है, वो कहीं ना कहीं एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा ही रहा था। सर एक कंसेप्चुअल प्रश्न है कि ये जो प्राइवेट संस्थान है या जो प्राइवेट स्कूल है, ये शासकीय स्कूल की विफलताओं का परिणाम है क्या? देखिए अगर मैं ऑन कैमरा बोलूंगा तो ठीक है, तो भी बोल देता हूँ मैं, ठीक है, जो उस चीज को लेकर कोई ज्यादा डर नहीं है। कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान और प्राइवेट स्कूल, ये सब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो लोग के ही देन है। वहाँ पे धीरे धीरे एजुकेशन की क्वालिटी घटती गई, लोग इस साइड में शिफ्ट होते गए, और आज इतना ज़्यादा कोचिंगों की संख्या जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं स्कूलों का एक विफलता है।
ये बात बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्यों कोचिंग जाने की रिक्वायरमेंट क्यों? तो कहीं ना कहीं बच्चे या पेरेंट्स को नीड हुई तब वो कोचिंग के लिए जा रहे हैं। अगर आपके स्कूल में ही उसको IIT और नीट की पढ़ाई मिल जाती या फिर 12th की अच्छी पढ़ाई हो जाती, कोई भी पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है या इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा पे करने जाते। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले इतने कोचिंग्स वगैरह नहीं होते थे, और उस समय हाई स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, और अभी वो समय नहीं रहा। सर एक बात मेरे जहन में हमेशा आई कि हमारे यहाँ जो AIR आपका एक वर्ड है 1 2 3 4, वो हमेशा ही बड़े कोटा वोटा के इंस्टीट्यूट से या इंदौर के इंस्टीट्यूट से दिखता है। हमारे यहाँ बच्चे AIR में बड़े रैंक क्यों नहीं ला पाते? सबसे पहले देखिए, AIR 1 2 3 लाना ये लोगों को लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे AIR 1 2 3 4 लाते हैं उनकी तैयारी 7वीं क्लास 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द बच्चों को। लेकिन बिलासपुर पेरेंट्स इतना अवेयर है ही नहीं। उनको बोलिएगा 7 8 से ही चलिए बच्चों को तैयारी करवाना शुरू कर देते, तो नहीं हमारे बच्चे को तो स्कूल में टॉप करवा दो सर, बस बोर्ड पास करवा दो, ठीक है। तब कितना समझाते रहिए वो चीज़ों। तो सबसे दोस्तों ये बात को बहुत स्पष्ट समझने की जरूरत है कि जंग जितनी बड़ी हो, लक्ष्य जितने बड़े हो, उसकी तैयारियां उतने पहले से अगर आप शुरू कर देंगे तो बच्चे पे मानसिक दबाव भी कम पड़ेगा और वो बेहतर रिजल्ट, जैसा सर ने बताया, उसको सामने ला पाएंगे। मेंटल टफनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताया। और जनरली जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप देखेंगे कि उनकी बिलीफ सिस्टम डाउन होती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कम होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ स्पेशल ये करते हैं, एक। दूसरा, क्या आप ये मानते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को रिवायर कर सकते हैं, बच्चे के अवचेतन मन को रिवायर कर सकते हैं कि नहीं, ट्रेन कर सकते हैं कि नहीं? रिवायरिंग मतलब है ट्रेनिंग। देखिए, शिक्षक, मैं तो बता रहा हूँ, शिक्षक के साथ साथ अगर एक अच्छा मोटिवेटर भी हो बच्चे के लिए, शिक्षक ही, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे जो बच्चे के अंदर का जो गिरा हुआ कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को पर्सनली थोड़ा बहुत समय दीजिएगा, उसको 5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिएगा, तो ये सारी चीजें अपने आप मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं। और वो जरूरी है कि जैसे आपको बच्चा बहुत बड़ा मान रहा है कि नहीं हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं या हमारे लिए भगवान जैसे हैं, और अगर आप उनको थोड़ा बहुत समय दिए 5 मिनट 10 मिनट अकेले बिल्कुल, तो वो सारी चीजें अपने आप लाइन अप होना शुरू हो जाता है। सर क्या आप ये मानते हैं कि जैसे 10th का बच्चा तैयारी शुरू करता है, ड्रॉप लेता है, और कोर्स इतना बड़ा है, बच्चा ही है, उसकी बहुत सारी नेचुरल जो डिज़ायर है घूमने की फिरने की, उसको वो कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो नेचुरल डेवलपमेंट है, ये इतना पढ़ाई का प्रेशर उसको डिस्टर्ब तो नहीं करता? जैसे मैं देखता हूँ ये NIT और JEE के नीट के जो बच्चे हैं, थोड़े से डरे से, थोड़े से खोए से, तो एक उतने मेरे को यूजुअली उतने स्मार्ट और उतने अटेंटिव नहीं दिखते, हालांकि वो पढ़ाई में नहीं। IIT नीट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जनरेशन ऐसा हो गया है कि अभी का जनरेशन ही आपको उतनी एक्टिव नहीं दिखेगी। कारण ये है कि उनको खाली समय मोबाइल चलाना है। अच्छा, ये आप मान लीजिए, जैसे हमारे और आपके ज़माने में क्या था, खाली समय में हम लोग बैट बॉल लेके ग्राउंड में निकल जाते थे। नहीं, अभी आपको कितने बच्चे ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं? तो ये IIT और नीट का इफेक्ट नहीं है, जो मेरा मानना है। चंदन सर और उनकी टीम दिखती है मुझको। हाँ, कभी कभार दिखती है। हाँ, वो लोग संडे को जाते हैं खेलने, तो संडे हम लोग तो रेगुलर जाते थे ना। आज से 20 साल पहले हम लोग तो बैट बॉल लेकर डेली पहुंच जाया करते थे। अभी आपको कहाँ बच्चे दिख रहे हैं बैट बॉल लेकर डेली ग्राउंड में पहुंचना? तो वो IIT और नीट का इफेक्ट नहीं है, वो मोबाइल का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कि बच्चे के पास खाली समय मिला और फोन चला